हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। तो आइए पहले लिखते हैं इसको, उसके बाद से हम लोग जानेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि इन्फिनेटिव कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वर्ब जो है, वर्ब के मूल रूप के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। याद रखिएगा, इन्फिनेटिव बनता है। जो वर्ब का बेस फॉर्म है ना, मूल रूप है, इस बेस फॉर्म के पहले क्या लगा दीजिएगा, टू लगा दीजिएगा, तो इन्फिनेटिव का निर्माण हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे मैं अभी टीच कर रहा हूं, इसके पहले टू लगा दीजिए। जैसे आप वॉच कर रहे हैं, इसके पहले टू लगा दीजिए, है ना। जैसे टू गो या टू स्पीक। तो इस तरह से जो है, जो बेस फॉर्म है वर्ब का, यहां देख रहे हैं, इसके पहले टू लगा दिया जाएगा तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। ये याद रखना है आपको। इन्फिनेटिव की बहुत सारे यूजेज हैं, अलग अलग कई प्रकार के सेंटेंस हैं जिसमें इन्फिनेटिव के यूज किए जाते हैं। यहां हम जिस पैसिव वॉइस की चर्चा करने वाले हैं, पहले मैं उसका एक्टिव वॉइस लिखूंगा कि किस रूप में यदि सेंटेंस हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिएगा, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर या वाज वर या हैज हो या हैव हो या हैड हो, है ना। ये हो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वर या हैज हैव हैड हो। उसके बाद से इन्फिनेटिव हो, यानी इसके बाद से क्या हो, टू प्लस वर्ब का पहला रूप, फिर जो है ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स इसके बाद हो। तो कैसे उसका जो है हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसको हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जो बेसिक रूल मैंने बताया है वॉइस के पार्ट 1 में, वो आपको जरूर क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस लिख रहा हूं। मैंने क्या बेसिक रूल बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। ये हर जगह फॉलो होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, बट ऑब्जेक्ट जैसे ही यहां लिखेंगे, लेकिन किस केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में। ये आपको याद होना चाहिए। फिर जो है ये जो यहां ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इज या एम या आर लिखेंगे। यदि इज एम आर में होगा एक्टिव वॉइस में तो, नहीं तो वाज वर एक्टिव वॉइस में होगा तो वाज वर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। यदि एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड होगा, इसको लिखेंगे, ये अलग अलग पेयर बनेंगे। एक्टिव वॉइस में हैज या हैव या हैड है तो फिर जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई क्या होगा, है ना। ये पास्ट फॉर्म है। इतना लिखने के बाद जो टू यहां दिख रहा है, टू को लगा देंगे। ये जो टू दिख रहा है, उसके बाद जो है नया एक हम लोग जो है वर्ड लगा देंगे जिसको बी कहते हैं। बी ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग। और साथ ही आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है, उसके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और सबसे अंत में जो इसका सब्जेक्ट है ना, ये इसका जो सब्जेक्ट है, ये यहां बाई के साथ लिख दिया जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। आई होप कि आप देख पा रहे हो। बट जैसे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह चूंकि लिखा जा रहा है, तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इसको जो है मैं इस बॉक्स के अंदर रख देता हूं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए।
कि कैसे हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर जान लिखेंगे। अब जो है ये जो है आप ऑलरेडी जानते हैं कि बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हमने लिखा है, ये जो है आवश्यकता अनुसार है, कहीं कहीं इसका लोप कर दिया जाता है। ऑलरेडी आप यदि मेरा प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमें कहे कि बाई प्लस जो है एजेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए कुछ स्ट्रक्चर कुछ एग्जांपल्स जानते हैं, एग्जांपल के द्वारा हमको जो है हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अर्थ भी लिख दूंगा कि कैसे इजेमार रहेगा, तो किस तरह के जो है हिंदी वाक्य में वो प्रयोग किया जाता है, इसको भी मैं लिखूंगा, लेकिन बेसिकली उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जैसे यदि M2 हो या इजेमार2 हो तो क्या होगा, उसका मीनिंग वाज वर टू हो तो क्या होगा, हैज हैव हैड, फिर 2 प्लस V1 हो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो क्या होगा, अलग वीडियो बनाऊंगा। यहां मैं जरूर अर्थ बताने का काम करूंगा। देखिए जैसे मैं लिखूं आई एम टू बाय अ कार, इसका मीनिंग क्या होगा, आई एम टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने वाला हूं, खरीदने वाला हूं, या मैं एक कार खरीदने को हूं, ऐसा फ्यूचर में ऐसा करना है, मुझे एक कार खरीदना है, तो इसके लिए वाला वाली या है ना खरीदने को हूं, तो इस सेंस में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसी का वाज वर हो जाए, जैसे आई वाज टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने वाला था, है ना, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले देखिए इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आई एम टू बाय अ कार, देखिएगा इसका पैसिव वॉइस, अब कार जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कर लेंगे। अब अ कार आया है तो यहां एम तो आई के साथ एम लगा है, बट यहां एम लगेगा क्या, नहीं, इज लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो यहां इज लगेगा, एम हमेशा आई के साथ आता है। अ कार इज, ये सारी चीजों में यहां से यहां तक की चीजों में एक ही लिखना है कोई, फिर टू, फिर बी, है ना, टू के बाद बी, वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड फॉर्म, तो बाई है तो क्या होगा, बाउट, अ कार इज टू बी बाउट बाई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कहूं आई वाज टू डू दिस वर्क, आई वाज टू डू दिस वर्क, इसका हिंदी होगा मुझे, या मैं, सॉरी मुझे नहीं, मैं यह काम, दिस वर्क का यह काम होगा, मैं यह काम करने वाला था, या मैं यह काम करने को था। तो इसका स्पेशल यूज हम लोग जानेंगे कैसे हो रहा है, बट हम यहां पे सिर्फ पैसिव इसका सीख रहे हैं बनाना। मैं यह काम करने वाला था, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये दिस वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, दिस वर्क, ठीक है। दिस वर्क के साथ क्या आएगा, वाज या वर में से क्या आएगा, अब यहां से हमको चूज करना है, पास्ट है तो दिस वर्क के साथ आएगा वाज, दिस वर्क वाज, फिर यहां टू बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, डू है, टू बी डन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। फिर जो है देखते हैं और एग्जांपल, माय फादर हैज टू, माय फादर हैज टू टीच इंग्लिश। अब हैज टू, हैव टू या हैड टू का क्या यूज होता है, तो हैज टू या हैज टू हैव टू, ये जो है प्रेजेंट फॉर्म है, और हैड उसका पास्ट होता है, हैज हैव का, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है दो सेंसों में। एक तो जो है मजबूरी को दिखाना हो, कंपल्सन को दिखाना है,
जैसे आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, मजबूरी को दिखाने के लिए, या मुझे काम करना होता है ना। और दूसरा प्लान को दिखाने के लिए, प्लान, फ्यूचर में कोई प्लान बना है, जैसे आई हैव टू गो टू बगहा, मुझे बगहा जाना है ना। ये आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना है। आई हैव टू बाय अ कार, मुझे एक कार खरीदनी है, प्लान को दिखाने के लिए। तो इसका स्पेशल यूज हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। मैं इसका हिंदी सिर्फ लिख देता हूं, माई फादर हैज टू टीच इंग्लिश। क्या होगा इसका हिंदी? मेरे पिताजी को अंग्रेजी पढ़ानी है। या ये भी हो सकता है यहां पे कि मेरे पिताजी को अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, कंपल्सन भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकता है। खैर उस मीनिंग पे डिपेंड करता है जब वो सेंटेंस रहता है। तो सिर्फ यहां उसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। आइए हम अब लोग जो इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे कि कैसे इसका पैसिव बनेगा। तो क्या है? माई फादर हैज टू टीच इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है ना, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या आएगा? हैज या हैव में से क्या आएगा? तो हैज आएगा। इंग्लिश हैज टू बी, है ना, यहां से यहां तक में आ गया हैज टू बी। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाई, टॉट के बाद बाई, और क्या है? माई फादर है, तो बाई माई फादर, सेम टू सेम रहेगा। आइए यहां कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ही इज टू टीच मी, ही इज टू टीच मी, इससे आपको अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। ही इज टू टीच मी का क्या मीनिंग होगा? वह मुझे पढ़ाने वाला है ना, या वह मुझे पढ़ाने को है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मी जो है यहां पे, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्टिव केस में यहां देखिएगा प्रोनाउन है, ही है, मी है, प्रोनाउन है, तो मी का आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा। क्लियर है? आई एम। जैसे इजेम आर आएगा तो आपको भी उस देखना है कि इजेम आर लगेगा। वाजवर आएगा तो वाजवर देखना है क्या लगेगा। हैज हैव है तो हैज हैव चेक करना होगा कि इसमें कौन लगने वाला है। और हैड तो पास्ट फॉर्म ही है, हैड हमेशा सिंगुलर हो, प्लुरल हो, आई हो, भी हो, किसी के साथ भी हैड ही लगता है। तो आई एम टू बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हिम होगा। अब क्या आपको दिखाई दे रहा होगा? तो आई एम टू बी टॉट बाई हिम। जैसे आई हैड टू बाई सम बुक्स, आई हैड टू बाई सम बुक्स क्या होगा? आई हैड टू बाई सम बुक्स का मतलब हुआ कि मुझे, मैं हिंदी लिख देता हूं इसका भी, मुझे कुछ किताबें खरीदनी थी। या ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ किताबें खरीदनी पड़ी, कंपल्सन वाले मामले भी आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो कैसे इसका बनेगा पैसिव वॉइस देखेंगे, इसका पैसिव कैसे बनेगा ये देखेंगे। पैसिव वॉइस, तो सम बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, सम बुक्स, ठीक है। सम बुक्स के साथ हैड आएगा, हैड पास्ट है तो सबके साथ हैड आता है। हैड टू बी, सम बुक्स हैड टू बी, बाय का थर्ड फॉर्म बाउट, बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। सम बुक्स हैड टू बी बाउट बाय मी, है ना। तो
मीनिंग को लेकर बाद में जब ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे, वॉइस का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। यहां हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे जो है विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं, टेंस में जैसे हम लोगों ने सीखा, या अभी जो हम इन्फिनिटिव का देख रहे हैं कि इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बदलता है। तो यहाँ सम बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। फिर जो है जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस के बाद इज, आर, वाज, वेयर, हैड, हैज, हैव में से कोई लिखना है, तो यहाँ हैड वाला है एक्टिव वॉइस में, तो हैड लगा देंगे। फिर जो है टू, सॉरी यहाँ टू है, फिर बी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाउट, और फिर जो है बाई और प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है। जैसे ही आई वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो बाई मी हो जाएगा। तो ये तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जो है बाई प्लस एजेंट लिखना होता है, यानी बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है। आइए जो है कुछ और एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं हम जिसमें बाई प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए अब हम लोग इसको क्लीन करते हैं। इसके बाद से जो है हम लोग वैसे सेंटेंसेस को जानेंगे जिसमें बाई प्लस एजेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ बाउट में आप ध्यान रखेंगे, ये ए की तरह दिखा, बी ओ लिख कर लेंगे, ए की तरह जो दिखा बी ओ यू है ना, इसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, बी ओ यू जी एच टी होता है बाउट का। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बाई प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे द डॉक्टर is to examine the patient। मैं हिंदी मीनिंग नहीं लिखूंगा, आप समझ गए होंगे। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है द पेशेंट, इसको लिखा जाएगा द पेशेंट, फिर इसके साथ इज आएगा, फिर टू, फिर बी और एग्जामिन्ड, बाय द डॉक्टर लिखने की जरूरत यहां नहीं है। फिर देख लेते हैं दूसरा, वी हैव टू सर्व द कंट्री, वी हैव टू सर्व द कंट्री, हम लोगों को क्या करनी है, तो देश की सेवा करनी है। इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, जो द कंट्री ऑब्जेक्ट है इसको यहां लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, द कंट्री हैज टू बी सर्व्ड बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे तीसरा नंबर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, somebody has to accept the challenge, somebody has to accept the challenge। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिएगा the challenge has to be accepted by somebody लिखने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, स्पेस दिखाई दे रहा है, they had to build the house। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द हाउस जो है, द हाउस हैड टू बी और बिल्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, द हाउस हैड टू बी बिल्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल जाने जिसमें बाई प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है।